तो अभी हमने देखी थी ये वाली इक्वेशन कैसे आई थी मेरी, ठीक है। इसमें इस साइड मेरा क्या है, प्रेशर डिफरेंस, ये काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, काइनेटिक एनर्जी वाला, और कुछ मैंने एफ लिखा था वो है प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, उस एफ को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फ्रैक्शन इसको हम ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने से पहले ना यूनिट्स बता देता हूँ मैं, यूनिट्स क्या है। ये यूनिट ना एसआई सिस्टम फॉलो कर रहा है। फील्ड यूनिट्स भी आएगा, फील्ड यूनिट में मैं बताऊंगा कैसे होगा, फील्ड यूनिट्स हम कैसे रखेंगे इसमें। पर अभी अगर हम सिंपल देखें इसकी डेरिवेशन के बाद बताऊंगा मैं फील्ड यूनिट्स कैसे आता है। तो अभी ये प्रेशर जो होगा मेरा पास्कल, जो कि मेरा एसआई सिंपल एसआई वाला है, रो जी मेरा क्या होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रो क्या है मेरा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या होती है इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट होती है मेरी केजी पर मीटर क्यूब। रो की हो गई, जी हो गया, डेल जेड मेरा मीटर में, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी v2 v1 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड्स। कहाँ v1 यहाँ, v2 यहाँ, ठीक है। इसको मैं अब ऐसे लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, डेल वी स्क्वायर, ताकि मेरी आसानी रहे। जैसे मैंने ये वाले टर्म लिखे, ये वाले टर्म लिखे, ये वाले, और ये मेरा क्या होगा डेल पी एफ फ्रिक्शन, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। इसकी भी यूनिट्स मेरी क्या होगी, पास्कल होगी, पास्कल। वेलोसिटी ये, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी यूनिट मेरी पास्कल है, इस टर्म की यूनिट पास्कल है, इस टर्म की यूनिट पास्कल है, और इस टर्म की यूनिट पास्कल है, ओके। ये थी मेरी सिंपल यूनिट्स। भाई मेरी यूनिट्स कौन सा फॉलो कर रहा है, एसआई यूनिट। फील्ड में बताऊंगा, फील्ड में मैं कैसे कब बताऊंगा, फील्ड में बताऊंगा एक बार ये इक्वेशन पूरी हो जाए, मतलब ये डेल पी एफ भी मेरा आ जाए, उसके बाद मैं फील्ड की इक्वेशन बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इस पे काम करना है, अब हमें डेल पी एफ पे, ये वाली इक्वेशन की डेरिवेशन हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ओके। अब एज्यूम करो ये वाला पाइप मैंने उसमें क्या लिया था, इंक्लाइन लिया था। अब इनलेट और आउटलेट, अभी मेरे को डेल पी एफ ही कैलकुलेट करना है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या मानूंगा, 0 मानूंगा। काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह से एज्यूम कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ फ्रिक्शनल देखना है। तो P1 से प्रेशर P2 पे गया, तो मेरा जो भी प्रेशर ड्रॉप हुआ ना इस पाइप के अंदर, वो मैं मान रहा हूँ मेरा फ्रिक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा है। क्यों, फ्रिक्शन वाला टर्म देखना है ना मुझे। अभी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, फ्लो की उल्टी डायरेक्शन में। तो ये मैं मान रहा हूँ जो मेरा P1 से P2 जितना भी ड्रॉप हुआ है इस वाली इसमें डेरिवेशन में, फ्रिक्शन की डेरिवेशन में, ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ना एलिवेशन की वजह से हो रहा है, ना दूसरे किसी और टर्म की वजह से हो रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब अगर प्रोफाइल देखो ना आप, प्रोफाइल बताता हूँ मैं, मेरा फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो जा रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन लगता है वॉल पे लगता है। जब वॉल फ्लूइड से टकराता है ना, तो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, उसको बोलता है फ्रिक्शन, हाँ, ओके, सही चल रहा है। तो फ्रिक्शन हो गया मेरा, पीछे की तरफ जो लग रहा है बेसिकली फ्रिक्शन। तो प्रोफाइल देखता हूँ मैं कैसी होती है प्रोफाइल। यहां से मेरा फ्लो हो रहा है, अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल देखूँ ना, वेलोसिटी मेरी कहाँ पे मैक्स होती है, अगर मेरा फ्लूइड हो रहा है ना, तो मेरी ऐसे नहीं होती कि मेरी एक ही चल रही है। यहाँ पर मैं मानता हूँ मेरी फ्रिक्शन हाई है, तो मेरी वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम होगी। सेंटर में मेरी वेलोसिटी क्या रहती है, सबसे ज़्यादा हाई रहती है, ये चीज़ कुछ इस तरह से रहती है मेरी वेलोसिटी की प्रोफाइल, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल यानी सेंटर में मेरी क्या, हाई वेलोसिटी प्रोफाइल। एक सेकंड में ये देखता हूँ, ये वीडियो में आता है ना, हाँ ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है, वो छोड़ो। ये होगी मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल, इस तरह की। मेरे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, फ्लूइड की बीच में होती है, सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्या नहीं लग रहा होता, मेरा फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता। और जहाँ पे मेरी वेलोसिटी सबसे कम होती है, और किसकी होती है, वॉल्स पे, क्योंकि वहाँ पे मेरा क्या एक्ट कर रहा होता है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। तो अगर हम फ्रिक्शन की प्रोफाइल देखें इधर, फ्रिक्शन की प्रोफाइल,
मैं इस साइड खड़ा होकर बनाता हूँ। अगर मेरा फ्लो इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन मेरा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मेरा फ्रिक्शन होगा सबसे ज़्यादा वॉल्स पे, सबसे कम सेंटर में, और सबसे ज़्यादा फिर वॉल्स पे। तो ये मेरी क्या हुई, अगर मेरा फ्लो हो रहा है फ्लूइड तो ये मेरी क्या हुई, फ्रिक्शन की प्रोफाइल हुई। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मेरा सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे लग रहा है, फोर्स। ये इस तरह की रहती है ये दोनों प्रोफाइल मेरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म डिफाइन करने वाले हैं हम, जिसका नाम है फैनिंग्स फ्रिक्शन फैक्टर। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर मेरा क्या होता है, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर होता है मेरा एफ यानी फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। ये होता है मेरा रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस यानी मेरा टाउ, जो फोर्स लग रहा है ना, ये मेरा स्ट्रेस लग रहा होगा, जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया मेरा स्ट्रेस लग रहा होगा पीछे, शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म। ये मेरा एक डायमेंशनलेस नंबर दिया था, किसने, फैनिंग ने। क्या होता है, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है मेरा फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। अब मेरे को क्लियर है कि मेरा फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर शियर स्ट्रेस अपॉन काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी रहता है, ठीक है। अब हमें सिंपल बैलेंस करना है, मेरे को टाउ पता लग गया। अब मेरे को बैलेंस करना है मेरा प्रेशर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा, प्रेशर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करना है। ये चीज़ आपने लिख ली होगी, या मैं उधर कोने में लिख देता हूँ। टाउ फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू टाउ अपॉन हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेरा वो लग रहा है ना, क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है P1 माइनस P2। अब मेरा फ्रिक्शन, जो ये मेरा प्रेशर लग रहा है ना, ये किस पे लग रहा है, पूरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में है, ठीक है। तो प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, मेरा फोर्स होता है। और मैं क्या बैलेंस कर रहा हूँ, प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या, मेरा फ्रिक्शन फोर्स। ये बैलेंस कर रहा हूं मैं। तो प्रेशर फोर्स मेरा P1 माइनस P2 ले लेता हूं मैं, जो कि P1 माइनस P2 यानी डेल P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इसका रेडियस मैं क्या एज्यूम करता हूँ, पाइप का रेडियस R, ठीक है, पाइप का रेडियस R एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साफ सीधी सी बात है, मेरा पाई R स्क्वायर आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर मेरा क्या आएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा मेरा टाउ, जो मेरा स्ट्रेस लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय किस पे लग रहा है वो स्ट्रेस। ये भी एक डाउट आया था बच्चे का एक, कि मेरे को समझ में नहीं आता। ये मेरा स्ट्रेस लग रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ रहे हो। अगर मेरा आर रेडियस है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ग्रीन कलर में दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा सिलेंडर है ना, ये वाले एरिया पे, ये वाले एरिया पे जो अंदर तक है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा क्या होगा, अगर इसकी लेंथ मेरी L है तो ये क्या होगा 2 पाई R L। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, जैसा कि हम पढ़ते थे यार, बचपन में भी पढ़ा है हमने, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया सिलेंडर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा, मेरा जो डेल पी एफ है, यानी कि मेरा फ्रिक्शन ड्रॉप की वजह से ही जो फोर्स हो रहा है वो कितना होगा, आर से आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो मेरा वो बन जाएगा 2 टाउ एल, यानी कि शियर स्ट्रेस इनटू लेंथ डिवाइड बाय आर,
ठीक है। और अगर मैं यहाँ से मैं क्या निकालूँ, मेरा टाउ वाला टर्म निकालूँ, तो डेल पी एफ आर अपॉन टू एल। बेसिकली मेरा ये जो टर्म बन रहा है ये मेरा क्या बन रहा है, टाउ बन रहा है। ठीक है, इतना बैलेंस ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा टाउ क्या बना, फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप इंटू आर इंटू टू एल। ये दो इक्वेशनें बन गई है मेरी क्या बैलेंस करके। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो टाउ है ना, ये वाला टाउ इसमें पुट करूँगा। ठीक है, सिंपल है यार, डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये वाला टाउ मैं किस में पुट करूँगा, इसमें फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर वाले में। तो फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू टाउ मेरा कितना आया, डेल पी एफ आर अपॉन टू एल डिवाइड बाय देखे तो हमारा कितना आ रहा है वो, डिवाइड बाय टाउ हाफ रो वी स्क्वायर। अरे टाउ तो रख दिया ना, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, हाफ रो वी स्क्वायर। टाउ की वैल्यू तो ये रख दी ना शियर स्ट्रेस की। ठीक है, टाउ क्या था मेरा, शियर स्ट्रेस था, हाफ रो वी स्क्वायर डेल पी एफ आर बाई टू एल। कुछ नहीं, अब मैं इसमें से मेरे को क्या चाहिए था, उस एनर्जी वाली इक्वेशन में मेरा डेल पी एफ नहीं था, तो मैं सिंपल डेल पी एफ कैलकुलेट कर लूँगा। 2 से 2 कैंसिल, बाकी सब 2 से 2 कैंसिल हो गया। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो वी स्क्वायर एल अपॉन आर। क्लियर है, तो ये है मेरा फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ये वाला है। इसमें बस ये मेरा फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर जो आया था उसकी रेशियो मैंने आपको बता दी थी, तो ये आएगा। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो मेरे 2r कितना बन जाएगा, 2r कितना बन जाएगा, 2r हो जाएगा मेरा किसके इक्वल, d के इक्वल डायमीटर। ये होता है मेरा टर्म, जो आप बुक में देखोगे कंप्यूटर असिस्टेड में ये डायरेक्ट लिखा है, कंप्यूटर असिस्टेड बॉइंगो जो करके है बुक, उसमें ये वाला टर्म डायरेक्ट लिखा। ये वाला टर्म मेरा ऐसे आता है, डेल पी टू फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो वी स्क्वायर एल बाई डी। ठीक है, अब इसको उस वाली इक्वेशन में रखते हैं और वो इक्वेशन क्या करते हैं, पूरी कंप्लीट करते हैं। क्या यूनिट्स है इसकी, वही ऐसे यूनिट्स, पास्कल, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर डायमेंशनलेस, रो केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, एल मीटर और डी मेरा मीटर। ठीक है, अब वो इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं हम अपनी। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही मेरे को डायग्राम की, क्यों, क्योंकि ये तो फ्रिक्शन फैक्टर के लिए था। अब मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, कैसे बनी थी वो मेरी पूरी इक्वेशन। वो थी मेरी डेल पी, यानी कि पूरा का पूरा प्रेशर ड्रॉप टोटल जो हो रहा है वो किसके इक्वल हो रहा है, वो हो रहा है मेरा हाफ रो डेल वी स्क्वायर प्लस रो जी डेल जेड प्लस मेरा डेल पी एफ मेरा कितना निकला था, डेल पी एफ मेरा निकला था 2 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो एल वी स्क्वायर बाई डी। ये चीज़ मैं इसमें पुट करा दूंगा, ये निकला था मेरा 2 फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर रो एल वी स्क्वायर बाई डी। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। बस ये मेरी इक्वेशन हो गई पूरी कंप्लीट। कंप्यूटर असिस्टेड में आप बोर परफॉर्मेंस सबसे पहले चैप्टर खोलोगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक में यही लिखा है, दिस इज माय इक्वेशन, अगर आप खोलोगे तो। ठीक है, ये मेरी हो गई। और यूनिट्स क्या है मेरी, एसआई यूनिट्स है। अब थोड़ा यूनिट्स पे डिस्कस कर लेते हैं, मेरा फील्ड यूनिट्स में। ठीक है, एसआई यूनिट में मेरा क्या होता है, 1 यूनिट होता है ना, वो 1
फोर्स जो होता है ना, फोर्स से बताता हूँ, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किस में मेजर होता है, 1 न्यूटन में, मास केजी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी, सॉरी फील्ड्स नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या रहती है मेरी, एसआई में यूनिट्स रहती है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरा जो फील्ड यूनिट होता है ना, फील्ड यूनिट में मेरा ऐसे नहीं होता 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg पर मीटर स्क्वायर। वहाँ पे मैं 1 न्यूटन को बोलता हूँ LB फोर्स। जो मेरा फोर्स वाला यूनिट रहता है वो पाउंड फोर्स बोलते हैं मेरे को, न्यूटन न्यूटन नहीं बोलते फील्ड यूनिट में, पाउंड फोर्स। और जो मेरा ये kg वाला है ना उसको बोलते हैं पाउंड मास, और ये फीट पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, पाउंड मास केजी वाले को, और पाउंड फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है मेरा, 32.2, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर फील्ड यूनिट में 1 पाउंड फोर्स जो होता है वो 32.2 या थोड़ा सा और एक्यूरेट 32.17 होता है, पर हम 32.2 ही लेके चलेंगे। 32.2 पाउंड मास फीट पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाली बात मेरी समझने वाली है, ठीक है। अनलाइक ऐसा यूनिट से अलग होके मेरा ये 1 LBF इसके इक्वल होता है। बस ये चीज़ समझ गए ना। अब ये चीज़ समझ गए तो आपको इस वाली इक्वेशन में फील्ड यूनिट कवर करनी आ जाएगी। कैसे कवर करते हैं, और भी आपको टर्म आ जाएंगे जो अपनी प्रेशर वगैरह की टर्म होती है, वो कैसे ड्राइव करते हैं। मैं एक कांस्टेंट मानता हूँ जीसी मेरा क्या एक कांस्टेंट है, ये है मेरा 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर पर LBF, यानी ये LBF मेरा नीचे आ गया तो मेरा GC के इक्वल होगा। अगर इस आप LBF को ओपन करोगे तो मेरा 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला टर्म तो कैंसिल होके मेरा 1 के इक्वल बन जाएगा। तो GC मेरा कुछ नहीं है, GC मेरा सिंपल एक टर्म है। LBM और LBF ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन में मैंने LBF नीचे रख लिया, उसको GC लिख दिया, सिंपल एक टर्म। GC को इक्वेशन में लगाने से मेरा उसका कोई वैल्यू वो नहीं बदलती, वैल्यू वगैरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इतना ध्यान रखना है कि मेरा GC क्या होता है, 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर, और LBF सिंपल मेरा नीचे लिया है। अब GC क्या होता है, GC मेरा ना कन्वर्जन फैक्टर होता है LBM। जैसे उसमें तो मेरा केजी चलता था, सिंपल 1 के इक्वल था तो मेरा अपने आप ही हो जाता था, पर इसमें अगर मेरे को LBM को LBF में कन्वर्ट करना है ना, तो सिंपल 32.2 से ये मेरा फैक्टर मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को LBF में यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं फोर्स में, ठीक है। अब लेते हैं हम फील्ड यूनिट्स। इतनी क्लियर हो गई, ये इधर लिख लेते हैं। ये वाला टर्म क्लियर हो गया तो पिछली डेरिवेशन का था, इसके मेरे को ऐसे यूनिट्स क्लियर है। फील्ड यूनिट्स देख रहे हैं अभी हम, 1 LBF 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर, और GC मेरा जो एक कांस्टेंट आ गया 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर LBF। GC का बस मेरा ये फ़ायदा है कि मेरा LBM LBF में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वो इक्वेशन में कोई न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं चेंज करता, ठीक है। हम देखते हैं आगे। अब जो मेरा ये फील्ड यूनिट वाला है ना, ये डेल पी किसके इक्वल है, ये मेरा है LBF पर फीट स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है मेरा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स मेरा कौन सा, फील्ड यूनिट्स में अगर हम लेंगे तो LBF पर फीट स्क्वायर, उसमें मेरा क्या रहता था, उसमें मेरा रहता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर इसमें मेरा क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरा पास्कल, तो LBF पर फीट स्क्वायर, ठीक है। फोर्स वाला टर्म आएगा पाउंड फोर्स वाला टर्म आएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मेरा फोर्स कैलकुलेट हो रहा है। तो ये वाला यूनिट है तो इसके भी यूनिट यही होंगे, इसके भी यूनिट यही होंगी, इसके भी यूनिट यही होंगी, ठीक है। ये मेरी किसकी है, डेल पी की।
अब मेरी डेंसिटी की यूनिट्स क्या होंगी? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यानी LBM अपॉन फीट क्यूब। ये मेरे को क्लियर है, मेरा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? फीट पर सेकंड। ठीक है। मेरा जी मेरा फील्ड यूनिट्स में क्या होता है? जी मेरा होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, जी हो गया मेरा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। जी डेल जेड फीट, डेल जेड को मैं अब एच लिखूंगा, एच हो गया मेरा फीट, एच यानी हाइट। फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर मेरा डायमेंशनलेस, डेंसिटी की मैंने यूनिट लिख दी, एल भी मेरा किस में होगा? फीट में होगा। एल मेरा फीट में हो गया। वेलोसिटी की यूनिट लिख दी फीट पर सेकंड स्क्वायर। डायमीटर किस में होगा? डायमीटर भी मेरा किस में होगा? फीट में होगा। ठीक है। डायमीटर बेसिकली हम इंचेस में लिखते हैं, पर अभी हम यूनिट्स के लिए फीट में, क्योंकि हमें क्या करना है, यूनिट्स बैलेंस करनी है दोनों साइड। अगर मैं ये वाला टर्म उठाऊं, ये वाला, ये यूनिट्स लिख ली। अब इधर आ जाओ, हाफ रो डेल वी स्क्वायर, इसकी यूनिट्स क्या हुई? रो की LBM पर फीट क्यूब। कैसे हुई? ये मैंने लिखी है कैसे हुई। मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी की यूनिट फीट पर सेकंड, फीट पर सेकंड। ठीक है, कैंसल हुआ मेरा, ये क्या हुआ? LBM फीट स्क्वायर सेकंड। ठीक है। हाँ, इतना मेरे को क्या है, क्लियर है। ये मेरा LBM फीट स्क्वायर सेकंड बन रहा है। जो मेरा ये होता है 1 LBM फीट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए यार, वो एक सेकंड। अरे हाँ, यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ ना, ये स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर है ना, तो फीट स्क्वायर, तो ये मेरा फीट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये फीट बनेगा। फीट स्क्वायर से फीट क्यूब, फीट बनेगा और नीचे बनेगा मेरा सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरी किस में है? LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर में है। पर मेरे को किस में चाहिए? इसकी यूनिट किस में चाहिए? मेरा प्रेशर है ना, काइनेटिक एनर्जी वाला, इसकी किस में चाहिए? LBF पर फीट स्क्वायर में, है ना? सही चल रहा है ना अपन? तो हम इस LBM को कन्वर्ट करने के लिए, LBF में, फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय GC कर लेते हैं। GC की वैल्यू मेरी क्या होती है? GC मेरा सिंपल एक कांस्टेंट है, जिससे मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा इक्वल टू 1 होता है बेसिकली। अगर आप LBF को वैल्यू कुछ डालोगे तो LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर और 32.2 से कट जाएगा। तो मैं GC से GC बस मेरा क्या हेल्प कर देगा? मेरा LBM को LBF में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर देगा। तो LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर 32.2 LBF 32. GC की वैल्यू LBM जो ऊपर से वही लिख रहे हैं, फीट सेकंड स्क्वायर LBF। ठीक है, कैंसल फीट स्क्वायर LBF 1/32.2 LBF फीट स्क्वायर मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? LBF फीट स्क्वायर में, और डिवाइड बाय 32.2। ठीक है। तो अब ये मेरा नया टर्म आ जाता है काइनेटिक एनर्जी वाला फील्ड यूनिट्स में, LBF फीट पर स्क्वायर। बस ये मेरी समझने वाली बात थी 32.2। तो अब मैं इसको लिखूंगा ना, अब इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, फील्ड यूनिट वाली इक्वेशन लिखूंगा अगर मैं, तो मैं डेल पी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म लिखूंगा, प्रेशर वाला ये वाला टर्म लिखूंगा, तो ये मैं लिखूंगा हाफ रो डेल वी स्क्वायर बाय GC। क्लियर है? अब ये चीज़ लिखूंगा क्योंकि ये मेरा यूनिट इसके और इसका क्या हो गया? बैलेंस हो गया, डिवाइड बाय GC करने से। पाउंड ये किस में है? पाउंड पर फीट क्यूब में। वेलोसिटी किस में है? फीट पर सेकंड में। और मैं GC से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा यूनिट क्या हो गया? बैलेंस हो गया।
डिवाइड बाय 32.2 होगा, हाँ होगा। मेरी काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी उसको मैं डिवाइड करूँगा 32.2 से, तब मेरा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, LBF पर फीट स्क्वायर में। ये LBM मान लो मेरे को दे रखी है डेंसिटी कुछ दी हुई है, ऐसे कुछ करके दी हुई है 62.4 वाटर की होती है डेंसिटी, पानी की होती है PPS 62.4। ड्रिलिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो छोड़ो, अभी मेरे को ये रैंडम दी हुई है, ठीक है। और वेलोसिटी दी हुई है कुछ फीट पर सेकंड, यानी 5 फीट पर सेकंड। अगर मैं 62.4 यहाँ रखूँगा और ये 5 का स्क्वायर 25 यहाँ रखूँगा, और जो मेरी वैल्यू आएगी उसको हाफ करके वो मेरी काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी, उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, 32.2 से, फिर मेरा वो LBF में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, मतलब मेरा JC रहता है नीचे, ठीक है। तो अब मेरा जो है ना हर एक टर्म किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फील्ड यूनिट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो डेल P इज इक्वल टू हाफ रो डेल V स्क्वायर बाई GC। समझ गए अब GC कैसे आया। ये वाला टर्म मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये वाला टर्म मेरा कन्वर्ट हो गया फील्ड यूनिट्स में। ये LBF पर फीट स्क्वायर है, और इसकी भी मेरी यूनिट्स अगर देखोगे तो LBF पर फीट स्क्वायर है, ठीक है। इतना क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे मेरा GC कैसे आया, कंप्यूटर असिस्टेड में यहाँ पे GC लिखा है, वहाँ पे फील्ड यूनिट्स में लिखा है डायरेक्ट, तो GC लिखा है, तो ये मेरे को पता रहना चाहिए GC कैसे आया, ठीक है। और GC की यूनिट्स क्या होती है, कभी वहाँ इक्वेशन तो पढ़ ली और भाई एग्जाम में आ गया और एग्जाम में पता ही नहीं लग रहा भाई GC में क्या डालना है मेरे को, GC है क्या चीज़, पता ही नहीं लग रहा फील्ड यूनिट में क्या है GC। ऐसा नहीं होना चाहिए। GC मेरा बिल्कुल बेसिक से बताया है, GC मेरा क्या क्या रहता है। GC बेसिकली मेरी एक वैल्यू रहती है, GC मेरी एक चीज़ रहती है जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो LBM और LBF में हो जाती है। ये सारा GC वगैरह ऐसा यूनिट में क्यों नहीं होता था, क्योंकि ऐसे यूनिट में मेरा जो 1 न्यूटन होता था ना, वो 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता था, पर इसमें नहीं होता। इसमें 1 LBF 32.2 LBM पर फीट पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो करके मैं GC मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब अपना अगला टर्म लेते हैं ये वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला। अब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है अगर रो G डेल Z। अब डेंसिटी किस में है मेरी, LBM पर फीट क्यूब। अब तो आपको अपने आप ही कर देना चाहिए। ये वाला टर्म करवा रहा हूँ मैं, ये वाला टर्म नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये वाला टर्म आप वीडियो के बाद अपने आप खुद से करेंगे, ठीक है। LBM पर फीट क्यूब, G मेरा क्या है, फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। G मेरा क्या होता है, G होता है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी मेरा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, मैंने बताया था, शायद लिखा भी हो, हाँ ये लिख रखा है, ठीक है। G मेरा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर के, तो मैं G की पूरी वैल्यू ही रख लेता हूँ, ओके। ठीक है, बाकी की यूनिट्स इसकी मैंने पूरी की पूरी वैल्यू रख ली। और ये मेरा डेल Z किस में होगा, फीट में होगा। तो ये मेरा किस के इक्वल बन जाएगा, 32.2 LBM फीट स्क्वायर, फीट अपॉन सेकंड स्क्वायर। LBM में मेरे को किस में चाहिए, LBF पर फीट स्क्वायर में क्या करूँगा, डिवाइड बाय GC यानी 32.2 LBM फीट पर सेकंड स्क्वायर LBF। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 32.2 से 32.2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा 32.2, तभी मैंने ये रखा है कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LBF पर फीट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, LBM से LBM, LBF ऊपर, और ये मेरा क्या, फीट स्क्वायर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मान लो मेरा, तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय GC, इसको डिवाइड बाय GC कर दिया, क्लियर है, डिवाइड बाय GC। तो ये वाला टर्म लिखा रहता है मेरा जो रो G डेल Z डिवाइड बाय GC। अब मैंने ये वाला क्या काटा, अब ये आप कैलकुलेट करोगे ना, रो G डेल Z, तो उसको डिवाइड करोगे किससे, 32.2, फिर मेरा LBF पर फीट स्क्वायर में आएगा। पर आपने ड्रिलिंग में पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, मेरा डेल P
यानी कि हेड कितना होता है रो एच, ये भी तो एक तरह से हेड का ही है ना, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, वो भी मेरा ऐसे ही रहता है। तो रो एच अपॉन 144 रहता है, ये मेरा पाउंड्स पर एल बी एफ पर इंच स्क्वायर में होता है, और ये मेरे एल बी एफ पर फीट क्यूब में, और ये हाइट फीट में। और इसमें जी क्यों नहीं आता, इसमें जी क्यों नहीं आता, क्योंकि यही वाला टर्म है मेरा, यही वाला टर्म, इसी के आगे मैंने जी की वैल्यू रख दी 32.2। इसमें मेरी जी की वैल्यू ऑलरेडी डली होती है जो कि 32.2 होती है। 32.2 और 32.2 कट गया तो मेरा ये आ गया एल बी एफ पर फीट स्क्वायर। मान लो ये मेरी थी 5, डेंसिटी 5 एल बी एम पर फीट क्यूब, हाइट थी मेरी 10 यानी 10 फीट। तो ये 5, 10, 50 को मैं अलग से रख लेता हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरा पूरा टर्म चलेगा, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय सारों की वैल्यू रख दी मैंने, 50 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा, यानी कि 50 एल बी एफ पर फीट। अब देखो सिंपल, डेंसिटी 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है एल बी एफ पर फीट स्क्वायर। ये 144 टर्म आता है मेरा। 1 फीट कितने इंच के इक्वल होता है, 12 इंच के इक्वल होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो 50 डिवाइड बाय 144, 50 डिवाइड बाय 144। एक सेकंड वीडियो में देख लेता हूँ, नीचे आज चला गया तो आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाय 144 ये मेरा हो गया एल बी एफ पर इंच स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया मेरा एल बी एफ पर इंच स्क्वायर। तो ये 50 डिवाइड बाय 144 ये मैं करता हूँ, रो मेरा 5 एल बी एम पर फीट क्यूब 10, तो ये ऐसे आता है मेरा फॉर्मूला डिवाइड बाय 144। ये किस में हो गया, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर यानी पी एस आई, पाउंड्स पर। तो ये मेरा फॉर्मूला ऐसे आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले की मैंने डेरिवेशन बता दी और इसको मैंने किस में डिवाइड बाय जीसी करके एल बी एफ पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया ना जीसी मेरा टर्म क्या होता है। अब जीसी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछेंगे या किसी से भी। आईपी की इंस्टाग्राम पे क्या डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे। इतने अच्छे से समझाया, अब तो क्या ही रह गया इसमें समझने वाला। तो इसमें भी मेरा ये जीसी से मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ मेरा एलबीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, एलबीएफ पर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ये मेरी इक्वेशन लिखी रहती है फील्ड यूनिट में। अब मैं अगर इसकी यूनिट लिखूँ तो ये मैंने यूनिट लिखी हुई है एलबीएम पर फीट क्यूब, ये सारी यूनिट्स लगेंगी, जी मेरी लगेगी ये, वो उधर लिखा मैंने जी का रिलेशन, और मेरा डेल पी किस में आएगा, एलबीएफ पर फीट स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे को। तो ये वाली इक्वेशन है जो याद रखते हैं बंदे या जो भी रखते हैं, स्टार्टिंग में रट लेते हैं भाई वीएलपी या वगैरह, ये वाली इक्वेशन रहती है मेरी मेनली, डिवाइड बाय जीसी डिवाइड बाय। अब अगर कोई न्यूमेरिकल आता है ना कि मेरे को ये वाली एनर्जी ड्रॉप, ऐसे नहीं कि वो सारा एनर्जी ड्रॉप पूछ ले, बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी रॉन्ग कर दो, इग्नोर कर दो, जिम कर दो जीरो है, ये एनर्जी जीरो कर दो, एलिवेशन है ही नहीं तो मेरे को फ्रिक्शन, तो मैं सारे टर्म्स पुट करूंगा, उसको डिवाइड बाय 32.2 जरूर कर लूँगा अगर मेरा एलबीएफ में मेरे को आंसर देना फील्ड यूनिट्स में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो रहता है ना मेरा, ये डायरेक्ट रहता है, ये ऐसे ही रहता है क्योंकि मैंने जी की वैल्यू पहले ही रख देती होती है। ये मैंने कहाँ पे पढ़ा है फॉर्मूला, ये मैंने ड्रिलिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, रो एच अपॉन 144 या 0.02 रो एच, ये वाला मैंने फॉर्मूला ड्रिलिंग वगैरह में बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे आता है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। बाकी इसमें जो हमारे लिए हमारी एनर्जी में डिवाइड बाय जीसी करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक और चीज़ लिखी रहती है, ये मेरी एलबीएफ पर फीट स्क्वायर में है, तो मेरा जो डेल पी हो गया 1/144 12 का स्क्वायर, तो ये मेरा किस में हो गया, एलबीएफ पर इंच स्क्वायर में हो गया। अब ये प्रेशर हाफ रो डेल वी स्क्वायर बाय जीसी, तो आपको 144 वाला टर्म भी क्या मिल जाएगा, देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये 144 वाला टर्म भी मेरे को क्या मिल जाता है, देखने को मिल जाता है बुक्स में, कर्मीट ब्राउन वगैरह में। क्यों, क्योंकि वो मेरा पीएसआई में हो जाता है एलबीएफ फीट स्क्वायर से। यही मेरी मेन इक्वेशन है भाई। ये सब मेरी कहानी थी, जितनी भी रामायण बोल लो ये पूरी रामायण थी। ये वाली इक्वेशन आती है, अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी अगर फील्ड यूनिट में आता है तो मैं सिंपल ऐसे ऐसे पुट करूंगा और सिंपल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ,
एनर्जी बैलेंस खत्म हुआ, जिसमें मेरा फ्रिक्शन वाला टर्म भी अब इंक्लूड हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा फ्रिक्शन वाला टर्म कैसे इंक्लूड किया और इसकी यूनिट्स देखी। बेसिकली हमने यूनिट्स पे बात करी, भाई इनकी यूनिट्स क्या क्या रहती है। और अगर मेरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये इसका गिवन वैल्यू है, इसकी भी गिवन वैल्यू है, तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है डेल पी, तो मैं उसको डिवाइड बाय जीसी जरूर करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एलबीएम से एलबीएफ में कन्वर्ट करना रहता है। एसआई में तो मेरा सिंपल रहता है, डायरेक्ट पुट करो आपका डायरेक्ट आंसर, पर इसमें मेरा ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है जीसी जीसी जीसी। ठीक है, बोयनगो में या इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से कर्मिट ब्राउन में भी दी है कि जीसी क्यों लगाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा क्या, पॉइजली इक्वेशन पढ़ेंगे। पॉइजली इक्वेशन कैसे आई मेरी और क्या होती है पॉइजली इक्वेशन और उस पर क्या क्या क्वेश्चन आए थे गेट में। ठीक है, उसके बाद हम अपना वीएलपी कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेसिकली मेरा यही एक पाइप है ना, तो मैं अभी क्या पढ़ रहा था, मैं यही पढ़ रहा हूँ ना वेल बोर परफॉर्मेंस। तो ये वाला पाइप ले लिया मैंने स्टार्टिंग से, इसके क्रॉस एनर्जी बैलेंस देख लिया मैंने, ये रहता है। तो इसको हम दो वेल से कनेक्ट कर देंगे। अभी हम एक पाइप के थ्रू ही देख रहे थे, कैसा पाइप बनाया था मैंने। स्टार्टिंग में एक ऐसा पाइप बनाया था और फ्रिक्शन में ऐसा स्ट्रेट पाइप बनाया था। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन किसके लिए होगी, ये वाली इक्वेशन मेरी इंक्लाइंड के लिए भी हो गई। और इंक्लाइंड में बेसिकली मेरे को यही दिखाना था कि ये डेल जेड ट्रू वर्टिकल लेते हैं हम पोटेंशियल में कैलकुलेट करते हुए, एल नहीं लेते। एल हम लेते हैं फ्रिक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन मेरा पूरा का पूरा कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एल आता है, यानी कि पूरी लेंथ आती है। मेजर डेप्थ बोलते हैं इसको, बोलते हैं टीवीडी ट्रू वर्टिकल डेप्थ। बस भाई यही इक्वेशन थी आपकी एनर्जी बैलेंस की। अब पॉइजली इक्वेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। इतना अच्छा मेरे को अगर मैं बताऊँ ना, ये जाके मेरे को कब आया, ये जाके मेरे को 4th ईयर के कब आया था, नवंबर दिसंबर में करना आया था मेरे को, 4th ईयर के नवंबर दिसंबर में। ये क्या होता है, जीसी क्या होता है, मेरे को ये तक नहीं पता था। ये मेरे को 4th ईयर के नवंबर दिसंबर में जब गेट की तैयारी शुरू करी थी तब पता लगा था। उससे पहले ऐसे ही चल रहे थे बुधमों की तरह कि जीसी होता है तो हम कर देते हैं सिंपल, जो कि मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में हो तो आपको पता है, अब स्टार्टिंग में ही पता है कि क्या होता है जीसी। ठीक है, ओके, थैंक यू।